हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। आजकल पाकिस्तानियों के असासे जो बैरून मुल्क हैं उसकी बहुत गूंज है, हर तरफ यही बात हो रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बात हमने ख़ुद से नहीं शुरू की। ये बात इंटरनेशनली कुछ ऐसे मसले हुए, कुछ ऐसी लीक्स हुई जिनके बाद ये मसाइल जो हैं बढ़ते बढ़ते और अब जो है दुनिया ने एक कंबाइंड रिपोर्टिंग सिस्टम साइन करने के बाद अब इस नहज पे आ गई है दुनिया के, अब सबकी इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज हो सकती है। तो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानियों के साथ से बाहर हैं उनके बारे में भी हुकूमत ने सोचना शुरू किया, लोगों ने बात करनी शुरू की और उसके बाद ये बात हुई कि इसके लिए एमनेस्टी आनी चाहिए, कोई एसेट डिक्लेरेशन आनी चाहिए। लेकिन जो बात है वो ये है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम कमज़ोर था, क्योंकि अगर ये कमज़ोर नहीं होता तो लोग टैक्स दिए बगैर पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं ले जा सकते थे। और यही वजह है कि लोग पाकिस्तान से बाहर पैसा ले गए और असासे लिए, जो कि 26 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों के असासे हैं और कोई अच्छी बड़ी तादाद लोगों की है जिनके असासे बाहर हैं। अब ये बात हो रही है कि वो पैसे कैसे लेके आए जाएं और उन असासों को कैसे डिक्लेयर किया जाए। लेकिन ये भी बात अपनी जगह है कि अगर ये असासे पहले टाइम पर डिक्लेयर हो जाते तो पाकिस्तान इतना मकरूज़ नहीं होता, और ये मकरूज़ नहीं होता तो पाकिस्तान का जो हर बच्चा पैदा होता है वो कर्ज़दार पैदा नहीं होता। लोगों ने अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस निज़ाम को मिसयूज़ किया और वो जो डिक्लेरेशन होनी चाहिए थी सही टाइम पे वो नहीं हुई, और इसमें हुकूमत बिलखुसूस और अवाम बिलउमूम ज़िम्मेदार है, क्योंकि लोगों ने अपने मफाद के ज़रिए पैसे बाहर ले गए, मुल्क के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसी तरह का एक कानून बनाया गया 1992 में, वो प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया गया, उसको 99 में भी इंडोर्समेंट दी गई कि आप पैसे पाकिस्तान में लेके भी आ सकते हैं और लेके भी जा सकते हैं। जब ऐसे कानून होंगे तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये जो सूरत हाल है अब ऐसी हो गई है कि एक तरह की क्रॉस रोड आ गई है, और इस क्रॉस रोड में जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो ये, क्या जिनके असासे मालूम होंगे हुकूमत को, क्या उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी? अगर कानूनी कार्रवाई होगी तो ये मसला अगले 70 साल में भी पाकिस्तान को एक्सचेकर को पैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि कानून में जब लीगल बैटल शुरू होगी तो उसका कोई एंड नहीं है, उसका पता नहीं है कब तक वो जो है वो एंड हो सके और लोग इसमें कितने सक्सेसफुल हों या हुकूमत एक्सचेकर को पैसा मिले। इसका एक दूसरा तरीका है कि एक एसेट डिक्लेरेशन स्कीम लाई जाए जिसमें लोगों को ये अलाउ किया जाए कि अगर उनके साथ से बाहर हैं और वो बाहर नहीं लाना चाहते तो उस पर एक रेट ऑफ टैक्स हो, और अगर कोई असासे पाकिस्तान लेके आएंगे पैसे उस पर दूसरा रेट ऑफ टैक्स हो। इस तरह पाकिस्तान के एक्सचेकर को फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान के एक्सचेकर में पैसे आ सकते हैं और जो हमारे कर्ज़े हमें अदा करने हैं वो हम कर्ज़े अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान की तालीम का निज़ाम बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान की सेहत का निज़ाम बेहतर हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है। तो ये सोचने की बात है, जो भी अरबाब इख्तियार आज जो इस पे बात कर रहे हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि ये जो है ऐसा निज़ाम जो है, इस स्कीम ऐसी लेके आई जाए जिससे एक्सचेकर को फ़ायदा हो। हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है नवीद अंद्राबी साहब ने इस्लामाबाद में। हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, वो आप पैकेज देखें। वापस आते हैं ब्रेक के बाद और फिर बात करते हैं आगे। ये है पंजाब का शहर रहीम यार खान। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 20वां और पंजाब का 5वां बड़ा शहर है। 50 लाख की आबादी वाले इस शहर को पंजाब का एक अहम तिजारती सनती मरकज माना जाता है। यहाँ की मईशत कॉस्मेटिक्स, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, कपास, आटे, चीनी, तेल और खाद इंडस्ट्री पर इन्हिसार करती है। यहाँ के अवाम कई मुश्किलात से दो चार हैं। एक सर्वे के मुताबिक रहीम यार खान में प्राइमरी दरमियानी स्कूलों में तालीम की बुनियादी सहूलियात बिल्कुल नहीं हैं। पंजाब हुकूमत सरकारी स्कूलों को 1200 रुपए फ़ी तालिब इल्म की शरह से फ़ंड फराहम करती है। 2014 में रहीम यार खान के 3000 से जायद स्कूलों को मजमूई तौर पर सालाना 44 करोड़ रुपए से जायद की रकम फराहम की गई, लेकिन स्कूलों की हालत जूं की तूं है। महकमा तालीम का कहना है कि सरकारी फंड्स में खुर्द बुर्द की तहकीकात की जाएंगी।
रहीम यार खान में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। पे कोई किसी किस्म की कदगन या पाबंदी नहीं होगी, ना ही उससे पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया, किस तरह आया। और उसको एक, अगर आपको याद हो तो उस वक्त जो 1979 का कानून था इनकम टैक्स का, तो उसमें उन्होंने उसको आपको कहा था कि जी ये डॉलर अकाउंट जो हैं आप खोलें, इसमें आपसे पूछगिछ नहीं होगी और इसके मुनाफे के ऊपर भी आपको छूट होगी। तो उस कानून के तहत लोग अगर पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जाएं, आज भी वो कानून मौजूद है। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, मगर कानून के अंदर कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं है जिससे कि हम कहें कि जी कानून को उन्होंने तरमीम कर दिया है और अब ये आप पैसा नहीं ले जा सकते या इतना पैसा ले जा सकते हैं या नहीं। हाँ, रेगुलेटर के थ्रू थोड़ी सी कंडीशंस ऐड कर दी गई हैं। एक अगर आपको याद हो तो 1999 में भी जनरल मुशर्रफ साहब का जब दौर आया तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया और प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट को ही उन्होंने अमेंड किया, और उसमें से उन्होंने जो उस वक़्त के जो अकाउंट थे वहाँ तक तो छोड़ दिया। उसके बाद 16 दिसंबर 2099 के बाद के जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स थे उनकी प्रोटेक्शन को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, यानी कि अगर आप उसमें पैसा डालते हैं तो आपको किसी किस्म की जो पूछगिछ नहीं होनी थी वो हो सकती है, और जो आपकी आमदनी है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो है। अगर अब जो आपका सवाल है कि अगर कोई मुल्क से पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके गया है और वो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की मदद से यानी कि उसको खोल के लेके गया है, तो मेरे हिसाब से कानून इजाज़त देता है, स्टेट बैंक यकीनन उसके दायरे में आता है, वो इजाज़त देता है वो ये साबित करे कि मैंने प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट अपने अकाउंट्स के ज़रिए पैसा बाहर भेजा है। नबी साहब, लेकिन मेरे जो ख्याल में प्राइमरी कंडीशन है वो कि वो पैसे पे टैक्स दिया हुआ आपने। देखिए, ये भी कानून अब 99 के बाद आप कह सकते हैं जो भी आप फॉरेन करेंसी डाली होगी उसमें तो आपको उसका साबित करना होगा। अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उन अकाउंट्स को चेक किया नहीं किया, मैंने वो अकाउंट डिक्लेयर किए या नहीं किए, ये एक सेपरेट इशू हो जाएगा कि क्या उसने टैक्स अदा किया या नहीं किया। तो आज भी आपके पास लिमिटेशन अवेलेबल है 10 साल की, जो टैक्स गुजार नहीं है, और जो टैक्स गुजार है उसका 5-6 साल की आप देख लें, गोशवारे खोल लें, कोई अकाउंट मिलता है तो आप उसको टैक्स कर दें। ठीक है, मगर क्या वो मुल्क से पैसा बाहर ले जा सकता था या नहीं ले जा सकता था, इसके ऊपर अभी तक मेरे नज़दीक कोई ऐसी कदगन नज़र नहीं आती मुझे। सही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने 1992 के बाद पैसा बाहर भेजा और उन्होंने पैसा जो है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भेजा, और ये पैसा हुकूमत ये लोगों को एक इंसेंटिव दिया था, लेकिन जब जो लोग जो हैं उससे पहले पैसा भेज चुके और उन्होंने असासे बनाए और जो लोगों ने उनके बाद भेजा, उनकी नज़र में उनकी क्या है, आप क्या समझते हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? देखिए, 1992 से पहले तो इजाज़त नहीं थी, और अगर मेरी जो यादाश्त है तो अगर मैं उसमें भी जाऊं तो फॉरेन एसेट्स डिक्लेरेशन रेगुलेशंस 1972 में जी 72 में आई थी जी। उसके तहत भी लोगों को इंसेंटिव दिया गया था कि वो अपने असासाजात जो हैं वो डिक्लेयर कर दें। ठीक है, और उसकी अब पूरी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, मगर ये वो कानून है जिसके तहत उसको डिक्लेयर करना था। ठीक है, और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो अगर आप एक्ट देखेंगे 1974 का जी, तो उसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास आज भी अथॉरिटी मौजूद है इस कानून के तहत किसी के असासाजात को इन्वेस्टिगेट करने की। ठीक है, अब अगर आप इसको उस मत में लेके आए कि आज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ आ गया है तो FIA मुताबिक, क्योंकि FIA भी नोटिफाइड एक एजेंसी है अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, तो क्या FIA के पास ये कोई नई पावर आ गई है? मेरा ख्याल है नहीं, ये शायद पहले भी थी, शायद उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन अब इस्तेमाल आज हम अब इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है कि जो FIA नोटिस लोगों को दे रहे हैं, जो उनको एक क्या उनके पास एक रिकोर्स है टू रिप्लाई या रिस्पॉन्ड FIA? बिकॉज आप जो पोजीशन है वो तो ये है कि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि FIA का किसी को भी नोटिस आता है तो उसके लिए एक बहुत मतलब तकलीफ दे और बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट की बात होती है। ये देखिए, अमर साहब ने बिल्कुल सही कहा, कुछ एजेंसियां और कुछ इदारे और कुछ ऐसे इदारे हैं जिनका नाम सुनते ही आदमी लफ्ज़ा खेज़ एक सकते में जा सकता है।
ये कहना कि जी FIA का नोटिस आया और मुझे कोई तशवीश नहीं है, नो प्रॉब्लम, नहीं, डेफिनेटली होगी, हर आम शहरी को होगी। और FIA का अगर नोटिस आता है और आपने अपने असासाजात बाहर के डिक्लेयर किए हुए हैं और आपके पास उसका वैलिड सोर्स है, तो यकीनन आप जाके उनको बताएं। और अगर आपने मुल्क से तरसील भी कानून के मुताबिक यानी कि अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट से की है, तो आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नवी साहब, अगर आपने हवाले से पैसे, नवी साहब इसमें 2 डिवीज़न हैं, एक एजेंसी है FBR और एक एजेंसी है FIA। अब जो FIA है वो ये बात तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती कि मैंने एसेट डिक्लेयर किया है या नहीं किया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ये मुझसे पूछ सकते, वो ये जी वो ये कह सकते हैं कि आपका असासा है और हम इसको देख रहे हैं, आप इसका जवाब दें। ठीक है, यहाँ तक तो FIA इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ये भी कह सकती है कि आपने इस असासे को किस तरह खरीदा, पूछ सकती है। ना वो उसको टैक्स लगा सकती है, ना कह सकती है कि आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया जी। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन FBR को फॉरवर्ड कर दें, FBR उस पर टैक्स लगाना चाहे तो लगा ले। इसी तरह एक और एजेंसी है आपकी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अगर वो कोई समझते हैं कि जनाब ये पैसा गैर मतलब सही तरीके से उन्होंने इकट्ठा नहीं किया और उसका पैसा है, उसके ऊपर टैक्स तो दूर की बात है, वो सही तरीके से नहीं आया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर उसका इख्तियार नैब के पास है। जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें यह कि 26 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों के असासे हैं जो टैक्स हेवन के तौर पे पाकिस्तानियों ने यूज़ किए हैं। उसमें लिस्ट तो सबको ही पता है, लेकिन अब इशू ये नहीं है कि जो भी मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि हुकूमत खुद लोगों को अलाउ करती रही और लोगों को पैसे बाहर भेजती रही। आज वही हुकूमत कोई भी हो, लोगों के लिए हुकूमत होती है। हुकूमत जो है आज उनसे जो है किस कानून के तहत ये इन्फॉर्मेशन मांग रही है कि तुम पैसे क्यों बाहर लेके गए, कैसे बाहर लेके गए, इलीगल है या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। तो ये तो आम आदमी के लिए बड़ा तकलीफ की बात है। देखिए अनवर साहब, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। मेरे नज़दीक ये मैं इस पर सियासी गुफ्तगू में नहीं पढ़ना चाहता जी। मेरे नज़दीक जो भी कानून बना है वो रियासत का कानून है और रियासत ने इजाज़त दी है आपको मुल्क से पैसा ले जाने की और लाने की। ठीक है, अब आपने वो बाहर जाके कैसे खर्चा है, एक आपने इंसेंटिव दिया है लोगों को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाने के लिए, जो भी किया आपने वो आपने कानून आज भी मौजूद है। आज भी अगर मैं चाहूँ तो आप मुल्क से पैसा बाहर ले जा सकते हैं। हो सकता है स्टेट बैंक ने कोई एज ए रेगुलेटर आपको बैंकों को इजाज़त दी हो कि भी इस रकम से ज़्यादा ना भेजें, या ये रकम भेजनी चाहिए या ये नहीं भेजनी चाहिए, या पूछ के आप भेजें कि उसके ऊपर टैक्स काट लें। मसलन आप अगर अपने बच्चे की फ़ीस बाहर भेजना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, आप भेज सकते हैं, $10,000 है, $12,000 है, आप उसको साबित कर दें और उसके ऊपर आप 8% के हिसाब से टैक्स भी जमा करा दें। बिल्कुल, और आपको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसकी कलेक्टिंग रेवेन्यू टूल बना रहा है उसको। ठीक है, बहरहाल मेरा इससे कोई गर्ज नहीं, मगर जब आपने इंसेंटिव दिया है किसी को, तो आज आप वो अगर आपके किसी और कानून के ज़िम्मे में आ रहा है तो मेरा ख्याल है उसको कोई ना कोई ऐसा इस पूरे, मैं समझ गया आपकी बात, इस पूरे मसले में इस वक्त आप क्या प्रपोज करेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए मेरी प्रपोजल तो शायद ऐसी होगी कि शायद बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए और शायद किसी क्वार्टर को क्योंकि मैं हमेशा से इस बात में हूँ कि अगर आपकी जायज़ आमदनी है और आपने डिक्लेयर की है, तो असासाजात चाहे मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, आपको डिक्लेयर करने चाहिए थे। ये हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हुए हैं, मगर बहुत सारे लोग इस पे मुत्तफिक नहीं थे और आज वो हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर हम एक ऐसा आज वैसे वो लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को, उनकी मेहरबानी है जी, मैं बहुत मशकूर हूँ उनका। मगर अगर हमारी बात को इसको सुनते हुए अगर आज जो मैं अब अर्ज करने लगा हूँ आपसे, जी, अगर कोई इंसेंटिव दे दिया जाए कि आप असासाजात मुल्क में ले आएँ, ठीक है, चाहे वो मूवेबल हैं या इमूवेबल हैं, और उसके ऊपर कोई टैक्स अदा कर दिया जाए या और कोई और आप कदगन लगा दें, मसलन किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसको ज़्यादा टैक्स लगा दें कि जी आप ये ला नहीं सकते तो ये आप इधर ज़्यादा टैक्स दें। अगर आप वो मुल्क में ले आएँ फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में तो आप उसके ऊपर कम लगा दें। ये इस तरह शरह हो सकती है। उनको मेन धारे में ज़रूर, यानी कि जो आपका इस वक्त की जो पोजीशन है, आप उनको एक ऐसा रिलीफ दें जो डिक्लेरेशन दे दें। हाँ, अगर उस पीरियड के उसके ऊपर एक आप टाइम लिमिट लगाएं, अगर उस पीरियड में वो डिक्लेयर नहीं करते और वो सामने नहीं आते और आप अपने उसका बेनिफिट नहीं लेते, तो फिर देयर शुड बी अ डार्क एली फॉर देम
उसको साबित कर दें हम। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और आप अपने शहर से भी दूर थे लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका प्रपोजल आ गया है कि इस पूरे मसले का एक ही हल है, वो ये है कि एसेट डिक्लेरेशन लाया जाए, लेकिन जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे और हम अपने अगले सेगमेंट पे आपको दिखाएंगे अपना अगला सेगमेंट जो हमारी टीम ने तैयार किया है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। देखा हमारी टीम ने जो पैकेज तैयार किया था, अब हमें ज्वाइन किया है जनाब नईमुल हक साहब ने, जो PTI के रहनुमा हैं। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अरे सर, ये आजकल जो पाकिस्तानियों के असासे आउटसाइड पाकिस्तान है, इस पर बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो लिया हुआ है और बड़ा काफ़ी इंटरनेशनल भी उस पर काम हो रहा है, तो आपकी जमात का या आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, हम बहुत जल्दी बाहर के असासों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। हकीकत तो ये है कि हुकूमत के और तमाम माहिरीन के अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान की 50% और 50 और 60% के दरमियान जो मईशत है वो एक स्याह मईशत है जिसका रिकॉर्ड नहीं और जो टैक्स नहीं देती। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ज़रूरी शोबा जो 22-23% है पाकिस्तान की मईशत का, उस पर भी कोई टैक्स आयद नहीं है। तो तकरीबन समझ लें, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा मईशत जब टैक्स नहीं दे रही और हुकूमत उसको टैक्स के दायरे में लाने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही, तो जब वो यहाँ ही नहीं कर रहे हैं तो बाहर कैसे पकड़ेंगे? मैं 18 साल बाहर रह चुका हूँ, मैंने बैंकिंग की है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इतना आसान नहीं है कि बाहर जिन लोगों ने अकाउंट खोल रखे हैं, जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत खोले गए या पैसे बाहर मुंतकिल किए गए, तो मैं समझता हूँ हुकूमत ने इस मामले में कभी संजीदगी से गौर ही नहीं किया गया। सर, आपका ये कहना तो बजाय कि किसी हुकूमत वक्त जितनी आती गई जाती रहीं उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन अब इंटरनेशनली ऐसे सूरत हाल हो गई है कि पाकिस्तानियों के लिए असासे बाहर रखना मुश्किल हो गया है। अगर आप देखें तो UK ने अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं जिन्होंने उन्होंने फॉरेनर्स से कहा है कि वो हम बताएं कि पैसे UK में कैसे लाए गए। इसी तरह हर मुल्क जो है ना अपने मुल्क में ऐसे कानून बना रहा है जिससे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। वो तो जरूरी है, उसमें कोई शक नहीं, वो तो होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तानी के असासे बाहर हैं उसको पाकिस्तान में ला के और पाकिस्तान की इकोनॉमी को, आपके ख्याल में आप इतने 18 साल बाहर रहे हैं, तो क्या प्रपोजल है, क्या कैसे लाया जा सकता है? अगर इसको किस तरह इंसेंटिवाइज कर सकते हैं या बाय लॉ लेके आए हैं? देखें, एक तो ये है कि उन एहसासों की नौयत मुख्तलिफ होती है। सही है। कई एहसासे ऐसे हैं बाहर जिनकी आमदनी वापस पाकिस्तान आती है। ठीक है। पाकिस्तान में जो 15 अरब से या 20 अरब डॉलर के दरमियान जो हर साल रकूमात जो वापस आती हैं, जो पाकिस्तानी भेजते हैं, उसमें ये चीजें भी शामिल हैं। मगर आप जो बात कर रहे हैं और हुकूमत जो चाह रही है कि जो गैर कानूनी एहसासे हैं उनको किस तरीके से वापस लाया जाए। अब इसमें मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ कवानीन होते हैं। हमारे अपने सन 1992-93 में नवाज शरीफ ने पहली दफा ऐसी स्कीम नाफिज की थी जो आज तक नाफिज हैं, जिनका कानून जो है वो आज तक लागू होता है, जिसके तहत लोगों ने गैर कानूनी जो उनकी कमाई थी या एहसासे थे उनको बाहर मुंतकिल किया। तो ये गालिबन साबित करना, कुछ माहिरीन ने मुझे बताया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान के किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा पेचीदा मामला है। मगर जो सियासी लीडर हैं जैसे जरदारी साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं या और बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने बाहर बहुत बड़ी जायदादें कायम कर रखी हैं, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो ये है कि हम उसकी बाकायदा तहकीकात करके उन लोगों को सजा देंगे अगर उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, जो हमारे ख्याल में की गई है। ठीक है। उन लोगों ने अपने इक़्तिदार से नाजायज फायदा उठाकर और अपने जो इख्तियारात से तजावुज़ करके जिस तरीके से पैसे कमाए, मुल्क को लूटा, कमीशन बनाए, उनकी तहकीकात होनी जरूरी है। वो जो क्या पैसा बाहर गया है उसको इंशाअल्लाह लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये समझते हैं कि वो लाना मुश्किल है, तो पाकिस्तान में क्या ऐसा कानून आना चाहिए जिससे टैक्स का बेस जो है, आप देखें ना कंप्यूटर का दौर है, हर चीज़ इंटीग्रेटेड हो सकती है, तो क्या ऐसा कानून आना चाहिए जिससे पाकिस्तान में टैक्स बेस बढ़ सके? देखिए, पाकिस्तान में टैक्स एक सिंपल सा फॉर्मूला होना चाहिए कि तमाम आमदनी पर टैक्स लगना चाहिए। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान में जो कानून है, एक 4 लाख रुपए सालाना कमाने वाला जो क्लर्क है
सालाना जो 4 लाख रुपए अगर उसकी तनख्वाह है 40-50 हजार रुपए महीना है। सही। मगर जो शख्स एक वटेरा, एक जरी जो जमींदार है, अगर वो 4 लाख रुपए रोजाना कमा रहा है तो वो टैक्स दायरे पे नहीं आता। सही। और उनको खत्म करना पड़ेगा, कानून सही बनाना पड़ेगा, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है। और एक टैक्स रेट को कम करना पड़ेगा, फ्लैट रेट होना पड़ेगा, तमाम आमदनी को टैक्स के उसमें लेकर आए। और एक ये प्रपोजिशन भी है, कि FBI को इंडिपेंडेंट कर जाए, हुकूमत के अंडर नहीं होना चाहिए। देखें FBI जो है ना, ये इसको जाहिर इसमें ओवरहॉलिंग की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। मगर FBI को जो मौजूदा निज़ाम के तहत कवानीन बनाने की इजाज़त दे दी जाती है, वो टैक्स ऊपर नीचे करते रहते हैं जी। ये बिल्कुल, ये सिवाय अवामी नुमाइंदों के जो टैक्स बढ़ाने होते हैं या टैक्स नाफिज करने होते हैं, तो कौमी असम्बली के अलावा और किसी को इख्तियारात नहीं होने चाहिए। सही है। नाज़रीन, हमारे साथ अब हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल शोएब अमजद साहब ने, ये सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये हमारा प्रोग्राम जो है टैक्स के हवाले से है, और हमारा आज जो टॉपिक है वो है पाकिस्तानियों के असासे मुल्क से बाहर कैसे गए, और ये कैसे आमदनी और असासे की डिक्लेरेशन पाकिस्तान में हो सकती है। इस बारे में आपकी राय जानना चाह रहे थे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिलअमूम 2-3 तरीके हैं जो टैक्स बचाने के और चोरी करते हैं यहाँ से लोग, जो मेरे इल्म में सुनने में आता है। तो ये कि कंपनियां बाहर बना लेते हैं और अपना पैसा बाहर से एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लिया मुल्क के अंदर, और फिर वो उसका प्रॉफिट वो बाहर जाता रहता है, वो बाहर ही जमा हो जाता है, आप अपने मुल्क में उस पर टैक्स नहीं देते। फिर ये कि यहाँ से बहुत सारा पैसा जो है ये लोग जाली अकाउंट्स खोल के उनके जरिए भी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो कहने की बात यह है कि काला धन जो है वो किसी न किसी शक्ल में बाहर चला जाता है। अब दुख ये है कि हमारे जैसे मुल्क जिनको तजारती खसारे का सामना भी है, हमारा मसला है फॉरेन एक्सचेंज का भी कि हम कर्जों पे जिंदा हैं, तो इन हालात में अगर एक पैरेलल इकॉनमी आपकी चल रही हो, जो टैक्स जिस पे अदा होता है वो पैसा थोड़ा हो, और जो टैक्स बगैर मुल्क से बाहर निकल जाता है वो कहीं ज्यादा हो, तो इन हालात में जो काले धन की इकोनॉमी है वो तो बहुत बड़ी हो जाती है साइज में, और जो जायज आमदनी वाला है वो बड़ा छोटा रह जाता है। आपकी बात बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, लेकिन जो इस वक्त मसला है वो ये है कि 3 तरह के लोग हैं जिनकी आमदनी मुल्क से बाहर है। एक वो जो पैसा जो करप्शन का या रिश्वत से कमाया जाता है, एक किकबैक से जो कि पैसा वहीं ले लिया जाता है, एक जो है पैसा वो टैक्स पेयर अब टैक्स चोरी करके पैसा यहाँ से मुल्क से बाहर लेके जाता है। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं यहाँ पे जिन्होंने पैसे मुल्क से बाहर लेके गए हैं, साथ से मुल्क से बाहर बनाए हैं। बिल्कुल। अब चीज़ है ना कि इनका असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान में किसी भी शोबे में कोई बेहतरी नहीं की गई, रिफॉर्म्स नहीं हम लेके आए, ना इलेक्टोरल रिफॉर्म है ना ही टैक्स रिफॉर्म्स है। अब टैक्स रिफॉर्म में एक तो टैक्स बेस बढ़ना चाहिए था, दूसरा टैक्स चोरी के रास्ते रोकने का इंतजाम करना चाहिए था, और तीसरा ये कि जो पैसा मुल्क से बाहर है वो चूंकि एक मुजरमाना तरीके से बाहर लेके जाया गया है तो उसको वापस लाने का इंतजाम करना चाहिए, टैक्स चोरों को पकड़ना चाहिए। अगर आप खुला छोड़ दें इन मामलात को तो फिर तो वो कहीं रुकने वाली बात नहीं है, फिर तो इंसानों में जो इस तरह की खिलाफात हैं वो चलती रहती हैं। होना ये चाहिए था कि आप सबसे पहला काम ये कि टैक्स रिफॉर्म्स करते जिससे टैक्स का बेस बढ़ता, ज्यादा लोग टैक्स नेट में आते, और दूसरा ये कि टैक्स चोरी के रास्ते रोकते। ठीक है, वो हमने किया नहीं। तो बाहर से लाने के लिए तो मेरा ख्याल है इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हुक्मरानों के अपने लेकिन हमने वो तो नहीं किया, लेकिन हमने एक कानून बना दिया जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992। उसको फिर 1999 में भी इंडोर्स किया गया। तो वो जो है वो कानून ये कहता है कि पाकिस्तान में पैसे लाने और ले जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह के कानून जब मुल्क में होंगे तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसमें भी जो पैसा आपने मुल्क से ले जाना है वो डिक्लेयर करके लेके जाए, उसका तरीकाकार है। और जब आप डिक्लेयर करके लेके जाते हैं तो लाजमन आप उसके जवाब दें हैं कि ये पैसा आपका जायज आमदन थी या नहीं। अब अगर मैं यहाँ से पैसे बाहर लेके जाना चाहता हूँ, मैं स्टेट बैंक के जरिए बाहर भिजवाता हूँ, तो एक तो मेरे पास सारी डॉक्यूमेंट होंगी, कागजी कार्रवाई मैं पूरी करूंगा कि ये पैसा बाहर गया। अब मुझसे पूछा जा सकता है कि ये जो तुमने इतना पैसा बाहर भिजवाया ये तुम्हारे पास आया कहाँ से, तो मैं अपना बिजनेस कारोबार दिखाऊंगा कि जी ये था, ये टैक्स दिया, ये पैसा मैंने बाहर भेज दिया, उसमें कोई खराबी नहीं। इसी तरह बाहर से आप लेके आते हैं
और वो बैंकों के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, रिकॉर्डेड होता है। यहाँ तो जो पैसा बाहर ले जाने करने का काम है ये काले धन का है, जो कि हुंडी के जरिए होता है। जो ये जो फाइनेंस कंपनियां वगैरह बनी हुई हैं, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह फॉरेक्स कंपनियां, उनके जरिए हेराफेरी होती है, वो नाजायज काम है क्योंकि उसको टैक्स नहीं दिया। ये वजह, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, लेकिन मुझे ये बताएं आपके ख्याल में 2-3 ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए जिससे टैक्स बेस पाकिस्तान का बढ़ सके? क्या आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो है ना वो इम्प्रूव करना चाहिए। हमें यहाँ पे ये है कि जो डिक्लेरेशन हम देते हैं वो सारी हम डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंटली देते हैं, वॉलंटरी है, आप खुद ब खुद देते हैं, ठीक है। लेकिन सर्वे जो किया जाए वो अगर उसमें आप देखें कि लोग बहुत सारे ऐसे कारोबार कर रहे हैं, दुकानें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे, तो आप उनको रजिस्टर करेंगे, टैक्स नेट में लेके आएंगे। यहाँ पे सर्विस किए नहीं गए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी है कि आमदनी की असेसमेंट है वो वहाँ पे रिश्वतखोरी है। अगर एक आदमी 1 साल का अगर वो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है तो अगर वो उसको टैक्स देना पड़ता है उसमें 10 लाख, तो वो 10 लाख का समझता है कि भाई टैक्स बचाना मेरे लिए आसान है, इसलिए कि मैं 2 लाख रुपया इसको खिला दूं जो टैक्स सर्वे करता है, मैं बच जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, ये करप्शन वगैरह ये रोकने के लिए इंतजाम करने चाहिए, सर्वे वगैरह करके तो टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए। उस पर मेरा ख्याल इतनी जद्दोजहद नहीं है। हम वॉलंटरी लेते हैं टैक्स रिटर्न और वॉलंटरीली लोग उसमें हेराफेरियां करते हैं, ठीक है। तो चाहिए उसके बाद जो करप्शन है उसको किसी तरह प्लग इन करना चाहिए ताकि टैक्स निजाम मजबूत हो सके। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने वक्त दिया हमें। आपने देखा कि जो लोगों की राय है वो वही है जो हम बात करते रहें कि टैक्स निज़ाम को मजबूत करने के लिए आपको डेटाबेस बढ़ाना होगा, आपको एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। जब तक टैक्स निज़ाम आपका बेस नहीं बढ़ेगा, जब तक टैक्स निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन होगा कैसे, ये सवाल या निशान है। क्यों हम अपने हर प्रोग्राम में ये अपने मेहमानों से पूछते हैं, अपने आम लोगों से पूछते हैं, और सबकी यही राय है कि टैक्स का निज़ाम बढ़ना चाहिए। अब हुकूमत क्यों नहीं इकदाम ले रही, या कोई ऐसी आगे क्यों नहीं आ रही, कोई ऐसी कानून साजी क्यों नहीं हो रही, वक्त बताएगा कि क्या वजह है इसकी। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में जो असासे लोगों के हैं वो डिक्लेयर हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी डिक्लेयर होने चाहिए। लेकिन ये वो असासे हैं जो डिक्लेयर हो जाएंगे तो पाकिस्तान के जो ख़जाने हैं उसमें पैसा आएगा और हम जो हमारे पे कर्ज़ है वो हम अदा कर सकेंगे। तो इस वक्त ये ज़रूरत है कि हम अपने एसेट को सही डिक्लेयर करें, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान के बाहर हो, ताकि पाकिस्तान के एक्सचेकर में पैसा आए और हम जो मखरूज़ हैं उस कर्ज़े को उतार सकें। लेकिन वो होगा कैसे? वो होगा जब तक ये हुकूमत लोगों को ये एतमाद नहीं देगी कि ये जो पैसा लेके आ रहे हैं पाकिस्तान, जो एसेट डिक्लेयर कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उनको किसी किस्म के ऐसे हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा या उनको कोई ऐसे नोटिस नहीं जाएंगे जिससे उनको मुश्किलात हों। तो ये ज़रूरत है इस बात की। अब क्या करती है हुकूमत, क्या इसका इख्तिराम होता है और किस तरह ये पैसा पाकिस्तान में आता है, ये हम अपने प्रोग्राम में बात करते रहेंगे और हुकूमत को भी हम अपने मेहमानों के ज़रिए गाइडेंस देते रहेंगे कि किस तरह एमनेस्टी स्कीम को लाया जा सके और किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सके। मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान, इस बात के साथ अल्लाह हाफ़िज़।